हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शिखा। फिलहाल मैं मौजूद हूं रोहतक के गुरुकुल हॉस्पिटल में और मेरे साथ डॉक्टर परमील चौधरी है, जो कि लंबे समय तक देश की सेवा में कार्यरत रहे। उसके बाद जो है यहाँ पर रोहतक पीजीआई में कार्यरत रहे लगातार, और अब जो है गुरुकुल हॉस्पिटल में है। डॉक्टर परमील चौधरी जो कि कोलोरेक्टल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि रेक्टल प्रोलैप्स क्या होता है, इसका एज क्राइटेरिया क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से लिया जाता है। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपके दर्शकों का स्वागत है। आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसको बोला जाता है रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टम का बाहर आ जाना। उसकी अलग अलग स्टेजेज होते हैं। कुछ स्टेजेस में क्या होता है, इंटरसेप्शन, मतलब वो लटक तो जाता है लेकिन जो मल द्वार से बाहर दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब ये मल द्वार से बाहर दिखाई देने लगता है तो इस तरह की पिक्चर होती है, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजन वाली एक स्थिति होती है मरीज के लिए। जनरली जो इसके मरीज होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं। मतलब इन रूटीन जो हम छोटे बच्चों में ज्यादा इस तरह की समस्याएं देखते हैं, क्योंकि जो बड़ा पेशेंट होता है वो तो बता ही देगा, आगे समझा भी देगा, बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, छोटे बच्चों में ये होती है। और ये छोटे बच्चों की जो समस्या है, घर वाले कई बार कम पढ़े लिखे होते हैं और वो पुराने समय से ही एक उनकी प्रथा चली हुई आती है कि जी इस तरह से अगर रेक्टम मल द्वार से कोई अंदर की आंतड़ी बाहर आ रही है तो उसके ऊपर कोई जूता चप्पल या इस तरह का कोई वो चमड़े का कोई बना हुआ वो दबा देते हैं। तो उससे कई बार क्या हो जाता है, ये जो जो मल द्वार से निकला हुआ जो रेक्टम है, जो बाहर जो निकल के बाहर आ जाता है, ये सख्त हो जाता है। उसको दोबारा उस स्थिति में पहुंचाने में बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा सर्जिकल मैनेजमेंट है इसमें। सर्जरी भी तरह तरह की होती है इसमें, जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी होती है, दूरबीन से भी कर सकते हैं हम। ओपन सर्जरी भी होती है, कुछ रेक्टल रूट से भी सर्जरी होती है। उसमें ये देखी जाती है कि उम्र क्या है पेशेंट की और उसको किस तरह से ऑपरेट करेंगे, किस तरह से हम उसका सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे तो उसकी आगे की लाइफ, मतलब जो उसका स्टूडेंट है या किस तरह का प्रोफेशन है, फौज में है, पैरामिलिट्री में है, या कोई हैवी जैसे लेबर का काम करते हैं या किसान है, तो वो उसका देखना पड़ता है कि हम उसको किस तरह से ऑपरेट करें कि वो आगे का जीवन है उसमें वो कमाने का काम भी कर सके, मेहनत भी कर सके, मेहनत मजदूरी खेती बाड़ी, या उसकी जॉब है तो उस जॉब, या एथलीट है तो वो अपना वो काम तो कर पाए। ये नहीं है कि ऑपरेशन करके रख दिया लेकिन उसके बाद वो अपने काम पे वो मिसमैच हो गया उसका काम ना। तो ये देखना होता है। तो ये छोटे बच्चों में, जनरली हम छोटे बच्चों से शुरुआत करेंगे कि छोटे बच्चों में नीचे मूल द्वार में लाल लाल हिस्सा निकल जाना बाहर। छोटे बच्चे बता नहीं पाते हैं, क्योंकि 2-4 साल के बाद जो बच्चे अपना सेल्फ खुद ही चले जाते हैं टॉयलेट के लिए, और वो बच्चे को खुद नहीं पता होता कि ये सामान्य स्थिति है या असामान्य स्थिति है। तो रेक्टल प्रोलैप्स कई बार बचपन में स्टार्ट हो जाता है। और इंटरसेप्शन कॉन्स्टिपेशन वाले मरीजों में, जो जिनको कब्ज रहती है, चाहे वो थायराइड की वजह से है, डायबिटीज की वजह से है, या किसी अन्य वजह से कब्ज रहती है, पेशेंट ज्यादा जोर लगाता है, टॉयलेट के अंदर ज्यादा समय लगाता है। जैसे मैं तो कहूंगा कि 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए टॉयलेट में, मतलब मल त्यागने में। उससे ज्यादा समय तक अगर पेशेंट मतलब कोई बैठा रहता है कब्ज की वजह से, तब भी ये जो मल द्वार है ये थोड़ा सा नीचे, ये मल द्वार है वो उसमें ढीलापन आ जाता है, और ऊपर से जो रेक्टम है वो अपनी जगह छोड़ने लगता है। रेक्टम कहाँ होता है, बेसिकली जो हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके साथ चिपका हुआ होता है। ये आप दिखाइए, जो रीढ़ की हड्डी का जो पिछला हिस्सा है उसके साथ ही चिपका हुआ होता है ना। तो फिर ये क्या, ये अपनी जगह छोड़ने लगता है। जितना ज्यादा लंबा समय खिंचता चला जाता है तो ये अपनी जगह छोड़ के बाहर आने लगता है। बाहर आएगा तो फिर क्या होगा कि ये जो हिस्सा है समस्या पैदा करता है। मल, हाँ, अब इसका जो लक्षण क्या है इसमें ये बताएंगे रोगी कि भाई मल द्वार से कुछ लाल लाल सा हिस्सा है या नरम नरम सा सॉफ्ट सा एक पार्ट है आंतड़ी का, वो बाहर आ जाता है। पेशेंट क्या कहेंगे, जो ही हम मल त्यागने की कोशिश करते हैं तो मल बाहर नहीं आ रहा होता है। उनको महसूस होता है कि पेट के अंदर जैसे गैस के बबल, जैसे गैस गुड़गुड़ कर रही होती है पेट के अंदर, और बेचैनी होती है। जैसे मल त्यागने की जो स्थिति होती है इससे अर्ज बनी हुई होती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही। जो ही कोशिश करते हैं वो मल द्वार है लटक के या अंदर इंटरसेप्शन, मतलब उसके अंदर सिलवटें बन जाती हैं, और जो गैस है और जो फिकल मैटर है वो बाहर नहीं आ रहा होता है। तो ये इसके सीधे सीधे से लक्षण है। किसी भी उम्र में हो सकता है, छोटी उम्र में हो सकता है, बड़ी उम्र में हो सकता है, यंग एथलीट्स में भी पाया जा सकता है। हैवी
जो वेट लिफ्टर होते हैं उनके अंदर भी कई बार इस तरह की समस्या आ जाती है, या किसी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जी ट्रीटमेंट जी, किस इसका जो ट्रीटमेंट है वो मैंने बताया ना कि अलग अलग अप्रोच होती है हमारी। मैंने बताया ये उम्र का क्राइटेरिया है, वो आगे क्या काम धंधा करेगा, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट की इच्छा किस तरह की है, तो उस पर भी कई बार क्या होता है, पेशेंट आता ही बड़ी इमरजेंसी में हमारे पास, ऑब्स्ट्रक्शन में आता है। क्या ये टैबलेट से कंट्रोल होता है या फिर सर्जरी ही करवानी नहीं होती है? नहीं, ये किसी टैबलेट से कंट्रोल नहीं होता है। हम्म, हाँ, अगर कोई प्राथमिक है, जो प्रारंभिक स्टेज के ऊपर है पेशेंट, तो हम कुछ लैक्सेटिव दे देते हैं ताकि उसका मल आसानी से निकल जाए और वो जो स्थिति है वैसी बनी रहे। कुछ कीगल एक्सरसाइज बताते हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है ना, वॉक करेंगे पेशेंट, है ना, 7 से 8 किलोमीटर एक एक वक्त में। उससे क्या होगा, पेल्विक जो फ्लोर, जो डायफ्राम होती है वो मजबूत होती चली जाती है, जो मांसपेशियों से भी बनी हुई होती है, और उसके अंदर मतलब अलग अलग फेसिया भी होते हैं। तो जो नीचे का एरिया है, जिसको जो जो हमारा रेक्टम है, जो उसकी एक तरह से डायफ्राम बनाता है, यूरिनरी ब्लैडर है, महिलाओं में बच्चेदानी होती है, तो उसको मजबूती प्रदान करती है नीचे का जो फ्लोर होता है हमारा, पेल्विस का जो नीचे का फ्लोर होता है। तो कीगल एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज पेशेंट करेगा तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होता ही है। हाँ, इंटरसेप्शन है तो हम बताते हैं कि कुछ विशेष प्रकार की, जैसे 45 या 30 डिग्री के ऊपर पैर, जैसे एक टेबल होता है उस पे लेटेगा पेशेंट, नीचे की तरफ सिर होगा और पैर इस तरह से जाएगा, और फिर वो कीगल एक्सरसाइज भी करेगा उस पे ना। पेल्विक फ्लोर है, संकुचित करेगा उस एरिया की मांसपेशियों को, कभी रिलैक्स करेगा, कभी संकुचित करेगा। तो उस एरिया की जो कुछ एक्सरसाइज है, कुछ लैक्सेटिव, कुछ दवाइयाँ होती हैं, ताकि मल सॉफ्ट रहे और वो आसानी से निकल जाए, पेशेंट को ज़्यादा वक्त टॉयलेट सीट के ऊपर ना बिताना पड़े। एक चीज़। दूसरी क्या है कि इसके जो मेन जो ट्रीटमेंट, वो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, जो दूरबीन से भी कर सकते हैं हम। कुछ दूरबीन से हम कैसे कर सकते हैं कि पेट के मार्ग से अंदर जाते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। उसमें क्या होते हैं, मैश लगाते हैं हम, जाली लगाते हैं। और वो जाली कहाँ लगती है, रेक्टम के पीछे, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे उसके ऊपर वो सरका हुआ है, जहाँ सरक के उसमें जो लचक सी बनी हुई होती है, उसको फिर हम वापस उस एरिया को ऊपर की तरफ, मतलब रीढ़ की हड्डी से सेपरेट करते हैं रेक्टम को। और जो यूरिनरी ब्लैडर, जो पेशाब की थैली है, या महिलाओं में जैसे जो बच्चादानी होती है, वो उन सारी चीजों को मोबिलाइज करते हैं और रिपेयर किया जाता है, कि उनको एक फिर से फिक्स किया जाता है, कि वो जिस तरह से लटक जो बनी हुई है, जिसकी वजह से पेशेंट परेशान है, तो वो लटक ना बनी रहे। कई बार उसको सिंपल ऐसे नॉन एब्जॉर्बेबल जो सूचर होते हैं, कुछ धागे होते हैं विशेष प्रकार के, उनसे उसको हम रीढ़ की हड्डी के साथ फिर से अटैच कर देते हैं। फिर शरीर की जब हीलिंग होती है, समय के साथ जो हीलिंग होती है, मेडिसिन तो चलेंगी चलेंगी, और उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाते हैं, ज्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं अगर वो सारे चीजों को फॉलो करते हैं। बाद उन्हें फिर डाइट का भी ध्यान रखना जी जी, होता है। डेफिनेटली डाइट का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज कसरत का ध्यान रखना है। और ये मैंने बताया ना, कुछ सूचर से ही होते हैं और कुछ क्या होते हैं, उसमें मैश जालियां लगानी पड़ती हैं, अलग अलग प्रकार की जालियां होती हैं, वो लगा के हम उसको रेक्टम को ऊपर की तरफ फिर से उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं। एक तरह से वहां से उठाएंगे जो नॉर्मली जो उसका लटक के बाहर आ गया, फिर उसको वापस रीढ़ की हड्डी के साथ उसकी जो एक तरह से रिपेयर किया जाता है, सर्जरी की जाती है। मैस यूज कर सकते हैं, मैस नहीं भी यूज कर सकते। कुछ केसेस में क्या होता है, जो सिग्मोइड कोलोन होती है वहां पर ना, सिग्मोइड कोलोन एक बड़ा सा एक हिस्सा होता है, और जो रिजर्वियर, मतलब कि जो फिकल मैटर होता है, वो लास्ट में आके उस तरह उसमें इकट्ठा रहता है, तो वो कुछ कई केसेस में वो पार्ट भी हमें हटाना पड़ता है। तो एक तरह से ये पेट की एक सर्जरी है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसके फेफड़े कैसे हैं, हार्ट की स्थिति कैसी है, क्या उसको डायबिटीज है, हाइपोथायराइडिज्म है कि नहीं है, उसका वेट कितना है। तो जो सर्जरी के जो आउटकम्स, जो रिजल्ट होते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स पे, उसमें एचबी कितने ग्राम है, या उसका न्यूट्रिशन कैसा है, न्यूट्रिशन मतलब उसका अच्छा बिल्ट है, पुअर बिल्ट है, ओबेसिटी है ना, तो सारे के सारे फैक्टर्स उसमें देखे जाते हैं। कुछ क्या होता है कि मेंटली ही इज स्ट्रॉन्ग और नॉट, क्या वो हमारी बातों की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाता है, नहीं कर पाता है। तो ये सारे फैक्टर मिलके ही उसके जो सर्जरी के जो रिजल्ट्स होते हैं, वो उस पर मतलब डिपेंड करते हैं, आश्रित होते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने इसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप में या किसी में आपके आस पड़ोस में सिम्टम्स दिखते हैं, तो आप रोहतक में ही गुरुकुल हॉस्पिटल विजिट करें और डॉक्टर परमेल चौधरी से सलाह लें और अपना ट्रीटमेंट